हेलो 10th क्लास, वेलकम टू ई शिक्षा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। दिस इज़ सनोवर अंसार और आज से हम हमारी 10th क्लास साइंस की जर्नी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है आरबीएसई सीबीएसई के अंतर्गत और हम हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर, इस क्लास के अंदर विज्ञान विषय का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी विषय हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसकी जो बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक जो जानकारी है, सामान्य जानकारी, वो पहले होना आवश्यक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्लासेज होने वाली है हमारी, उन क्लासेज के अंदर हम हमारा जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर आपको हमारे जो क्लासेज के जो 10th क्लास के जो वीडियो लेक्चर है वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी 10th क्लास विज्ञान विषय की जर्नी को। तो पढ़ें। तो सबसे पहले विज्ञान विषय के परिचय में हम विज्ञान या जो साइंस जो शब्द है उसकी एटिमोनोलॉजी यानी कि शब्द शास्त्र को समझेंगे। ठीक है, तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहा जाता है। ठीक है, साइंस, ठीक है ना, विज्ञान। ठीक है, इंग्लिश में विज्ञान को साइंस कहा जाता है और जो साइंस जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के साइंटिया से आया है, साइंटिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा का शब्द है साइंटिया, इससे लिया गया है। साइंटिया कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है साइंटिया, उससे ये जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइंस वो लिया गया है। साइंटिया का मतलब होता है इंग्लिश में टू नो यानी कि जानना। ठीक है ना, जानना। ठीक है, हिंदी में जानना। ठीक है ना, टू नो यानी कि जानना, किसे जानना, क्या जानना। ठीक है ना, तो विज्ञान के अंतर्गत हम दो पॉइंट्स के बारे में जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक तो प्रकृति में, पहला पॉइंट कर देते हैं, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानना। ठीक है ना, घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके कारणों को जानना, ऐसे भी कह सकते हैं अपन, कारणों को जानना। तो प्रकृति में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घटित होती है, उनके कारणों का जवाब जो है, आंसर जो है, साइंस देती है। ठीक है ना, तो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को जानना, पहला पॉइंट ये है। दूसरा है प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में जानकारी। ठीक है ना, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में जानकारी, ये साइंस देता है। ठीक है ना, प्रकृति में उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में जानकारी। ठीक है, ठीक है, ये कौन देता है? साइंस इसका आंसर देता है या जानकारी के बारे में बताता है। प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में जानकारी, दूसरी बात प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के जो कारण होते हैं उसका आंसर जो है साइंस देता है। यानी कि इंग्लिश भाषा में जो साइंस है वो ग्रीक भाषा के साइंटिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो यानी कि जानना। किसे जानना? प्रकृति में जो क्रियाकलाप और घटनाएं होती हैं उनके कारणों को जानना, और प्रकृति में उपस्थित जितने प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनके बारे में जानना। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का मतलब हुआ, मीनिंग हुआ। अब अपन बात करते हैं हिंदी भाषा में साइंस को विज्ञान कहते हैं। कहते हैं विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान जो शब्द है वो वी प्लस ज्ञान से मिलकर के बना है। संस्कृत की वी और ज्ञान धातु से मिलकर बना है। संस्कृत के दो शब्द है वी और ज्ञान, इन दोनों से मिलकर के बना है विज्ञान। वी का मतलब होता है विशिष्ट। क्या होता है? विशिष्ट, स्पेसिफिक या स्पेशल। ठीक है ना, तो विशिष्ट। ठीक है, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, क्या होता है ज्ञान का मतलब? जानकारी, या ज्ञान को ज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ज्ञान या जानकारी यानी कि विशिष्ट ज्ञान। ठीक है ना, विज्ञान का मतलब जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है वो निकल कर के आता है विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ठीक है ना, क्या निकल कर आया अर्थ? विशिष्ट ज्ञान। जो विशिष्ट ज्ञान होता है उसी को अपन विज्ञान कहते हैं। अब अगर कोई पूछ ले कि ज्ञान किसे कहते हैं, ज्ञान या जानकारी किसे कहते हैं, तो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव जानकारी या ज्ञान कहलाते हैं। किससे? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव क्या कहलाते हैं? ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव ही ज्ञान कहलाते हैं। ज्ञान, नॉलेज। ठीक है ना, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव को ही हम नॉलेज
कहते हैं, ठीक है ना। अब ज्ञानेंद्रियाँ कितने प्रकार की होती है, तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की, जो विभिन्न प्रकार के सूचनाएं हमें उपलब्ध कराती है, ठीक है ना। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ, जैसे कि कान, तो कान से हम सुनते हैं, ठीक है ना। दूसरा है आँख, ठीक है ना, जिनसे अपन को देखकर जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना, देखते हैं आँखों से। तीसरा है हमारा जीभ, ठीक है ना, स्वाद का अनुभव होता है इससे, ठीक है ना। चौथा है नाक, गंध का या स्मेल का अनुभव होता है, ठीक है ना। और 5वां है त्वचा, जो कि स्पर्श का या संवेदनाओं का अनुभव कराती है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में होती है, जो कि हमें ज्ञान कराती है, ठीक है ना। जानकारी किसी के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में जानकारी देती है ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, ठीक है ना। तो ज्ञान का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव, और ज्ञानेंद्रियाँ होती है 5 प्रकार की। क्लियर? ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं विज्ञान का मतलब क्या है? विशिष्ट ज्ञान, ठीक है ना। क्या है? विशिष्ट ज्ञान। और जो भी विशिष्ट ज्ञान होता है, स्पेसिफिक नॉलेज जो होती है, उनके हमेशा सिद्धांत होते हैं, यानी कि विशिष्ट ज्ञान हमेशा सैद्धांतिक होता है, ठीक है ना। विशिष्ट ज्ञान के सिद्धांत होते हैं, और जो सिद्धांत होते हैं वो हमेशा होते हैं भाई सार्वभौमिक। अब इसको भी समझेंगे कि सिद्धांत क्या और सार्वभौमिक क्या। सिद्धांत जितने भी होते हैं उनमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। अब इसको क्या कैसे समझेंगे? विशिष्ट ज्ञान होता है, सिद्धांत, सार्वभौमिक, इसका मतलब क्या है? तो ऐसे समझो, उदाहरण लेते हैं, जैसे कि किसी बॉल या गेंद को हमने हवा में उछाला, ठीक है ना, तो हमेशा वो नीचे की ओर आती है। ऐसा तो नहीं है कि गेंद को हवा में उछालने के बाद ऊपर ही चली जाती है, कुछ निश्चित दूरी तय करने के बाद ऊपर की ओर वापस से वो नीचे की ओर आती है। तो ये जो ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान की बात करें कि किसी बॉल को हवा में उछालने पर उसका नीचे आना, ये एक नॉलेज है। और ये कौन सी नॉलेज है? विशिष्ट। ये सिद्धांत बनकर आ गया। सिद्धांत क्या निकल कर आया कि किसी भी वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं वो नीचे की तरफ गिरती है, ये एक सिद्धांत हो गया, ठीक है ना। बॉल को ऊपर उछाला, वो नीचे की तरफ आएगी। मैं इसको अगर ऊपर की तरफ उछालूँ, ठीक है, मैं इस मार्कर को अगर ऊपर की तरफ उछालता हूँ तो ये एक निश्चित दूरी तय करने के बाद नीचे ही आता है। तो ये सिद्धांत है कि कोई भी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है, नीचे आती है। अब ये सिद्धांत जो है वो सार्वभौमिकता को कैसे कहेंगे? सार्वभौमिकता को ऐसे समझेंगे अपन कि मैं कहीं पर भी रहता हूँ, पृथ्वी पर किसी भी क्षेत्र में का निवासी हूँ, तो वहाँ पर हमेशा ये सिद्धांत लागू होगा कि वहाँ पर मैं मार्कर को उछालूंगा तो वो नीचे की तरफ ही आएगा। यानी कि मैं अगर अमेरिका में हूँ तब भी वहाँ पर बॉल को उछाला जाएगा या मार्कर को उछाला जाएगा तो वो नीचे की तरफ गति करेगा, ठीक है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद वो नीचे ही आना है उसको, ठीक है ना। तो कहीं पर भी हूँ, मैं भारत में हूँ, फ्रांस में हूँ, रूस में, कहीं पर भी हूँ, ये सिद्धांत जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। इसी को सार्वभौमिकता कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में जो हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत क्या बना कि किसी भी वस्तु को ऊपर उछालने पर वो नीचे की ओर गिरती है, ये एक सिद्धांत बना है। ये सिद्धांत ही विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है ना। तो ये सिद्धांत जो है सभी क्षेत्रों में लागू होता है, इसी को सार्वभौमिकता कहते हैं, ठीक है ना। तो विशिष्ट ज्ञान सैद्धांतिक होता है, उसका सिद्धांत होता है, और सिद्धांत हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। एक होता है सामान्य ज्ञान, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान को कैसे समझे? सामान्य ज्ञान ऐसा होता है उसका कोई सिद्धांत नहीं होता। जैसे कि राजस्थान के में 33 ज़िले होते हैं, ठीक है ना। हमारा राज्य है राजस्थान और उसमें कितने ज़िले हैं? 33 ज़िले। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक नॉलेज है केवल, ठीक है ना, क्योंकि ये बदल सकता है। 33 ज़िले के बढ़ोतरी होकर के 34 भी हो सकते हैं, और कमी होकर के 32 भी हो सकते हैं। तो ये कोई सिद्धांत नहीं है। जबकि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बॉल को हवा में उछालने पर वो ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल फैक्ट सिद्धांत है कि जब हवा में बॉल को उछाला जाएगा वो नीचे की तरफ गिरती है। तो ये तो विशिष्ट ज्ञान है। और जबकि राजस्थान में 33 ज़िले होते हैं, ये एक नॉलेज जो है वो सामान्य नॉलेज है, ठीक है। तो ये हमने समझा, विज्ञान के जो शब्द है उसकी टर्मिनोलॉजी को समझा हमने। साइंस के अंदर अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस है, साइंटिया ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू नो, जानना। किसको जानना? प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के कारणों को जानना, प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के बारे में जानकारी, उनके गुणधर्मों के बारे में जानकारी को जानना, ठीक है ना। और इसी प्रकार से हिंदी में जब विज्ञान को हम टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, विज्ञान को, तो वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। वी का मतलब विशिष्ट, ज्ञान का मतलब ज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान, ठीक है ना, जिसके सिद्धांत होते हैं, जिसमें सार्वभौमिकता पाई जाती है। इसके बाद अपन विज्ञान विषय की परिभाषा की बात करेंगे। तो विज्ञान की परिभाषा को हम देखने वाले हैं, विज्ञान की परिभाषा। और विज्ञान की एक भारी भरकम परिभाषा है जिसको रटने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। विज्ञान की परिभाषा को हम
3 पॉइंट्स में समझ लेंगे, ठीक है ना। रटना तो बिल्कुल भी नहीं है, विज्ञान की जो परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ साइंस, उसको रटना नहीं है। भारी भरकम परिभाषा रटने बैठोगे याद नहीं होगी, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो समझना है, तो इसके 3 पॉइंट लेते हैं विज्ञान की परिभाषा को समझने के लिए। एक तो जो नॉलेज है वो प्रकृति से प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। प्रकृति में तो रहता है, प्राकृतिक वातावरण में रहता है अपन, ठीक है ना, ठीक है। तो प्रकृति से प्राप्त, ठीक है ना, हमने समझ ही लिया विज्ञान क्या है, ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है ना। तो एक तो पहला पॉइंट याद करो, प्रकृति से प्राप्त, ठीक है ना। दूसरा है प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सबको एक साथ समझेंगे अभी अपन, मस्त परिभाषा कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। और तीसरा है सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान, और ज्ञान की जगह मैं विशिष्ट ज्ञान लिख दूँ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि ज्ञान तो सामान्य ज्ञान भी होता है, ठीक है ना। जबकि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, विशिष्ट ज्ञान है, ठीक है। ये विशिष्ट ज्ञान प्रकृति से प्राप्त, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान, परिभाषा बन गई भाई अपन की, ठीक है ना। और इन पॉइंट्स को समझ भी लेंगे अपन, ठीक है ना, परिभाषा के अंदर तक घुस के समझेंगे, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर विज्ञान की परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे, प्रकृति से प्राप्त, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। या फिर प्रकृति से प्राप्त, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान का अध्ययन विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से अपन क्लियर करते हैं, प्रकृति से प्राप्त। अब सबसे पहले तो अपन समझेंगे प्रकृति किसे कहते हैं। प्रकृति या इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचर, ठीक है ना। प्रकृति या नेचर, जो हमारे चारों तरफ हम जो भी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब प्रकृति का हिस्सा है, ठीक है ना। हमें बहुत सारी चीज़ें आसपास के वातावरण में दिखाई देती है। अच्छा, वातावरण जो टर्म है, वातावरण जो शब्द है, प्रकृति को साइंस में वातावरण कहते हैं, ठीक है ना। तो हम विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम सजीव भी देखते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, और निर्जीव भी देखते हैं, विभिन्न प्रकार के निर्जीव पदार्थों को भी देखते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति के अंतर्गत ये चीज़ें आती है, सजीव हैं, निर्जीव हैं, ये सब तरह की चीज़ें हम प्रकृति के अंतर्गत देखते हैं। यानी कि प्रकृति क्या है, हमारे आसपास का एक क्षेत्र है जिसके अंदर सजीव और निर्जीव दोनों तरह के पदार्थ रहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रकृति के बारे में जानकारी। प्रकृति एक प्रकार का क्षेत्र है जिसमें सजीव और निर्जीव ये वस्तुएं पाई जाती है, पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये प्रकृति से प्राप्त, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। विज्ञान जो होता है ऐसा ज्ञान है जो प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होता है। प्रकृति में रह करके ही प्रकृति के ज्ञान, या प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में तो जानकारी लेते हैं अपन विज्ञान में, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रकृति से प्राप्त हो गया, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित। अब प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान, ठीक है ना। तो उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 24 घंटे के अंदर दिन और रात होते हैं हमारी पृथ्वी पर, होते कि नहीं होते, है ना। दिन और रात 24 घंटे में होते हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, तो विज्ञान प्रयोगों द्वारा इसे प्रमाणित करता है। कैसे करता है, देखो उदाहरण, ये ले ली अपन ने एक बॉल, ये है गेंद या बॉल, ठीक है ना। और इधर एक साइड हमने ले लिया एक टॉर्च, ठीक है, टॉर्च समझते हो ना, ठीक है भाई, ये एक टॉर्च ले लिया, ठीक है। और इस टॉर्च को हमने ऑन कर दिया, यानी कि इसको टॉर्च को जला दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो इस बॉल पर पड़ेगा। बॉल को, इस गेंद को हमने फिक्स किया हुआ है, और एक साइड से एक टॉर्च को फिक्स करके इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो इस गेंद पर या इस बॉल पर इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो हाफ भाग पर, इस वाली साइड पर क्या होगा, प्रकाश होगा। क्या होगा, प्रकाश होगा इस हाफ साइड पर। जबकि इसके दूसरी तरफ, क्योंकि उस तक प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो इस तरफ क्या होगा, अंधकार होगा, अंधेरा होगा, ठीक है। तो इस गेंद या बॉल के इस तरफ तो अंधकार होगा और इस तरफ प्रकाश होगा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रयोग किया। अब इस प्रयोग को अपन अप्लाई करते हैं हमारी पृथ्वी पर, ठीक है। तो इस गेंद को हम मान लेते हैं हमारी पृथ्वी, ठीक है, और इस टॉर्च की जगह ले लेते हैं हमारा सूर्य, ठीक है ना। तो इस सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। जब पृथ्वी पर इसका प्रकाश पड़ेगा तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर,
यहाँ पर तो होगा दिन, क्योंकि प्रकाश यहाँ पर पड़ रहा है इसका, ठीक है ना, ये प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आधे पर तो होगा दिन, और इसके जो पीछे वाला जो हिस्सा है वहाँ पर होगी रात, ठीक है ना, ठीक है ना। तो पृथ्वी के आधे हिस्से पर तो दिन होता है और आधे हिस्से पर रात होती है, ठीक है ना, सूर्य के पृथ्वी पर चमकने के कारण। अब होता क्या है, पृथ्वी जो है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 घंटे में दिन और रात कैसे होता है, 12 घंटे का दिन या 12 घंटे की रात, कुछ माइनर सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार से होता है, जो पृथ्वी होती है ना वो अपने अक्ष पर घूमती है, क्या करती है, रोटेशन करती है, यानी कि जो पृथ्वी है ये यूं घूमती रहती है, ठीक है ना, रोटेशन करती है, किस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो रोटेशन करने की वजह से, पृथ्वी के रोटेट करने की वजह से अगले 12 घंटे में ये दिन वाला जो स्थान है वो पहुंच जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये दिन वाला स्थान तो कहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर। और जो रात वाला स्थान है, क्योंकि घूम गया ना ये, है ना, रोटेशन किया, और रात वाला स्थान कहाँ पर पहुंच जाता है, ये रात वाला स्थान इधर पहुंच जाता। तो रात वाले स्थान पे इधर आने से हो जाता दिन, और दिन वाला स्थान जब इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर हो जाती रात। तो इस तरह से प्रयोगों द्वारा अपन ने सिद्ध किया कि 24 घंटे में दिन और रात कैसे होते हैं। अब बात करते हैं सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान। भाई विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान होता है, इसका तो कोई देखना नहीं है। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध इंपॉर्टेंट है, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, ठीक है ना। तो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध को अपन ऐसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने टॉर्च ली, फिर यहाँ पर मैंने एक बॉल को लिया, फिर इसको अपन ने अध्ययन किया, फिर इसमें डाटा वगैरह लिखे कि क्या क्या हुआ, यहाँ पर निष्कर्ष निकाले। तो ये अपन ने एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया, ठीक है ना। और दूसरा उदाहरण से भी समझ सकते हैं, ये सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं अपन, हमारी बॉडी का हमें अध्ययन करना है, ठीक है, मानव बॉडी का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमें कोशिका के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। किसके बारे में, कोशिका के बारे में, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना वो किससे मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि ईंट से बनी हुई दीवार किससे मिलकर बनी हुई, ईंटों से। तो ईंट जो है वो उस पूरी दीवार की, ईंटों से बनी हुई दीवार है ना, तो ईंट जो है वो उस दीवार की इकाई हुई कि नहीं, संरचनात्मक इकाई, क्योंकि ईंटें मिलकर के पूरी दीवार बना रही है। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारी कोशिकाएं, करोड़ों कोशिकाएं मिलकर के हमारा शरीर बनाती है, ठीक है ना। और कोशिकाएं, ठीक है, तो कुछ कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती हैं, ठीक है, फिर ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं। अभी सब समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर के हमारी बॉडी को बनाता है, जिसे काया या काई या बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हम हमारे शरीर की अध्ययन करना चाहेंगे, स्ट्रक्चर का अध्ययन करना चाहेंगे बॉडी का, तो सबसे पहले अपन को कोशिका को पढ़ना होगा, ठीक है, कोशिका को पढ़ना होगा, क्योंकि संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं, कुछ कोशिकाएं मिलकर के समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के बनाती है ऊतक, तो हमें ऊतकों को पढ़ना होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं, क्योंकि ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, तो अंग पढ़ेंगे। फिर अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम मिलकर के काय बनाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चले तो ये एक सुव्यवस्थित अध्ययन किया जाता है विज्ञान के अंदर। सबसे पहले जब अपन हमारी बॉडी की स्टडी करेंगे तो सबसे पहले कोशिका को पढ़ेंगे, फिर ऊतक, फिर अंग तंत्र, फिर काय को पढ़ेंगे। यानी कि विज्ञान के अंतर्गत हम जो ज्ञान जो हम प्राप्त करने वाले हैं वो सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। बॉडी का संरचना को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोशिका पढ़ेंगे, कोशिका मिलकर ऊतक या टिश्यू बनाती है उसे पढ़ेंगे। फिर जो ऊतक होते हैं वो अंग या ऑर्गन बनाते हैं उसे पढ़ेंगे। फिर ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाते हैं उसे पढ़ेंगे। फिर बाद में काय को पढ़ा जाता है। यानी कि एक सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से हम विज्ञान को पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये विज्ञान की जो परिभाषा है वो निकल कर आ गई। पूरा का पूरा अपन ने शॉर्ट पॉइंट्स ले लिए थे। प्रकृति से प्राप्त होने वाला ज्ञान है, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित होने वाला ज्ञान है, और सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान है या विशिष्ट ज्ञान है जिसे कहते हैं। तो ये अपन परिभाषा एक बार और रिपीट कर लेते हैं। प्रकृति से प्राप्त, प्रयोगों द्वारा प्रमाणित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध विशिष्ट ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसके बाद अपन विज्ञान की विषय वस्तु को पढ़ेंगे। विज्ञान की परिभाषा को समझने के बाद हम विज्ञान की विषय वस्तु को समझते हैं, ठीक है ना। विज्ञान की विषय वस्तु, विज्ञान की विषय वस्तु, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस, ठीक है। विज्ञान की विषय वस्तु, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं विज्ञान के, उसको समझेंगे। विज्ञान की विषय वस्तु का मतलब ये होता है, विज्ञान की विषय वस्तु का तात्पर्य ये होता है कि हमें विज्ञान विषय के अंतर्गत कौन कौन सी बातें या चीज़ों को पढ़ना होता है, ठीक है ना। वरना ज्ञान का तो अथाह भंडार है, ठीक है ना, पर विशिष्ट ज्ञान भी किस प्रकार का पढ़ना और किससे संबंधित होता है, तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर देखते हैं। तो विज्ञान की विषय वस्तु में
4 चीज़ों को अपन को पढ़ना होता है। कितनी चीज़ों को? 4 चीज़ों को। उनमें से सबसे पहला है प्रकृति के बारे में पढ़ना होता है, यानी कि प्रकृति से संबंधित ज्ञान को पढ़ना होता है, ठीक है ना। दूसरा है अपन का ब्रह्मांड, ठीक है ना, तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान को पढ़ना होता है। तीसरा है पदार्थ के बारे में पढ़ना होता है, पदार्थ या द्रव्य भी बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना होता है। और लास्ट और अंतिम है चौथा हमारा पदार्थ के बाद ऊर्जा, एनर्जी के बारे में पढ़ना होता है। सबसे पहले विषय वस्तु की बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति इंग्लिश में बोलते हैं नेचर, ठीक है ना। तो नेचर के बारे में पहले ही बता दिया है मैंने, ठीक है। हमारे चारों ओर का जो क्षेत्र है जिससे अपन घिरे हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमें दिखाई देती है, सजीव और निर्जीव, इनके आपसी संबंधों का, यानी कि इस क्षेत्र में उपस्थित चीज़ों का अध्ययन करना प्रकृति के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकृति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सजीव निर्जीव चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, निर्जीव पदार्थ होते हैं, और इनका आपस में क्या संबंध होता है उसका अध्ययन अपन प्रकृति के अंतर्गत करते हैं। ब्रह्मांड की अगर बात करें, जिसे इंग्लिश में यूनिवर्स कहते हैं, तो यूनिवर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ग्रहों का अध्ययन किया जाता है। सूर्य, पृथ्वी किस प्रकार से चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, या ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, इस तरह की बातों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा है, ठीक है ना, इस तरह की बातें ब्रह्मांड के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पदार्थ की बात करें, जिसे द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मैटर, ठीक है, मैटर की बात करें या पदार्थ की अगर परिभाषा की बात करें कि पदार्थ कैसे कहते किसे हैं, द्रव्य कहते किसे हैं, तो पदार्थ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका कुछ निश्चित भार होता है। क्या होता है? पदार्थ जो होते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ निश्चित भार होता है, वजन होता है, और ये स्थान घेरते हैं, प्रकृति का या वातावरण का स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। प्रकृति या वातावरण, मैंने बता दिया, प्रकृति या वातावरण किसे कहते हैं? अपने चारों तरफ का क्षेत्र जिससे हम घिरे हुए हैं, ये प्रकृति या वातावरण होता है, ठीक है ना। तो वातावरण का ये क्या घेरते हैं? स्थान, वातावरण का स्थान घेरते हैं, ठीक है ना। कौन घेरते हैं? पदार्थ। हमेशा जो पदार्थ होंगे वो वातावरण का स्थान घेरेंगे और उनका कुछ निश्चित भार होगा। तो अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, तो इस मार्कर का एक निश्चित भार होगा, और ये प्रकृति के अंदर, इस वातावरण के अंदर कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये बोर्ड है, या मैं खुद हूँ, ठीक है ना, मेरा कुछ भार होगा और ये वातावरण का कुछ ना कुछ स्थान में घेर रहा होगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, तो पदार्थ के बारे में बात कर ली है अपन ने। आगे बात करते हैं, इसका जो लास्ट पॉइंट है विषय वस्तु का, विज्ञान का, तो ये है एनर्जी, ऊर्जा या एनर्जी। अब जो एनर्जी होती है ये पदार्थों का एक गुण होता है, पदार्थों से ही एनर्जी प्राप्त की जाती है, लेकिन इनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही अनुभव किया जाता है। ऊर्जा जो होती है इनको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। और ऊर्जा की अगर डेफिनेशन की बात करें, तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा जो होती है वो पदार्थ का एक गुणधर्म होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर या किसी भी फ्यूल के अंदर एनर्जी पाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, एक पॉइंट छूट रहा है कि पदार्थ जो होते हैं उनका एक निश्चित भार होता है और वातावरण का स्थान घेरते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका निश्चित भार नहीं होता और वातावरण का स्थान भी नहीं घेरते? क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बेटा प्रकाश, लाइट, जो सनलाइट होती है उनका कोई भार नहीं होता और वातावरण में स्थान नहीं घेरते हैं, ठीक है ना, स्थान नहीं घेरते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें अपन साउंड वेव्स की, यानी कि ध्वनि तरंगों की, तो ध्वनि तरंगे भी भार नहीं होता और वातावरण का कोई स्थान नहीं घेरते हैं। वातावरण का स्थान घेरने से तात्पर्य है कि कोई स्थान पर मैंने ये चीज़ रख दी है किसी जगह पर, तो इसको रिप्लेस करके ही मैं दूसरी चीज़ वहाँ पर रख सकता हूँ, इसके अलावा नहीं रख सकता, क्योंकि ये चीज़ वहाँ पर ऑलरेडी रखी हुई है, ठीक है ना। तो स्थान घेरने का तात्पर्य ये होता है। एनर्जी की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को अपन एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, और इसको ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। ज्ञानेंद्रियों के बारे में पढ़ा था अभी अपन ने, ठीक है ना। ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता है, ठीक है ना। किसको? ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किसको किया जा सकता है? ऊर्जा को। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। किसी के अंदर कम क्षमता होती है, किसी के अंदर ज़्यादा क्षमता होती है कार्य करने की, तो वो उसकी ऊर्जा है, ठीक है ना। और ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव किया जाता है। तो ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी विज्ञान के अंतर्गत हम लेते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव की जा सकती है ऊर्जा को, और कार्य करने की क्षमता को ही अपन क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं ऊर्जा के रूप में, जैसे कि अपन एक लकड़ियाँ हैं, यूँ मान लो कि ये लकड़ियाँ हैं और इसको अपन ने जला रखा है, ठीक है ना। ये
हीट है, हीट, और ये एक प्रकार की एनर्जी होती है। आग से हीट एनर्जी प्राप्त होती है हमें, ठीक है ना, फायर से, आग से हीट एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, और यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक पात्र को रख दिया और इसमें जल को रख दिया, तो ये जल क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, ठीक है ना। जब जल को किसी हीट पर रख दिया, ठीक है, तो हीट एनर्जी के कारण, ऊष्मा ऊर्जा के कारण ये जल क्या होता है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉईल हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर एनर्जी का प्रभाव। तो एनर्जी का अनुभव किया जा सकता है, देख करके ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं। और कार्य करने की क्षमता, अब ये हीट कितना कार्य करती है, कितना इसको बॉईल करती है, ठीक है, तो वो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा, जितना ज़्यादा बॉईल कर देगी उतनी इसकी क्षमता ज़्यादा होगी। किसकी क्षमता, इस हीट एनर्जी की क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने ये बात कर ली किसकी, विज्ञान की विषय वस्तु। तो विज्ञान के अंतर्गत अपन 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं, प्रकृति के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, पदार्थों के बारे में, और पदार्थों से संबंधित ऊर्जाओं के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन विज्ञान की शाखाओं की, ठीक है। विज्ञान की शाखा, तो मुख्य रूप से तो 3 शाखाएं विज्ञान की है, जो कि अपन 10th क्लास में पढ़ते हैं। 3 शाखाओं की बात करते हैं अध्ययन की दृष्टि से। अध्ययन अपन का आसान हो जाए इस दृष्टि से विज्ञान को अपन 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है ना। जिसमें ये 4 जो विषय वस्तु अपन ने देखी विज्ञान की, वो आ जाती है, ठीक है ना। चारों विषय वस्तुओं का अध्ययन हो जाता है इस विज्ञान की तीनों शाखाओं के अंदर। मूल रूप से विज्ञान की 3 शाखाएं, वैसे तो शाखाएं और भी हो सकती है, जैसे कृषि विज्ञान है, कृषि शास्त्र है ना, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा मैथ्स भी इसके अंतर्गत आती है, लेकिन उसका अध्ययन अपन अलग से करते हैं जब बड़ी क्लासों में जाएंगे, 11th 12th BSc वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शाखा आती है वो भौतिक विज्ञान है। क्या है, भौतिक विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं फिजिक्स, ठीक है। पहली जो शाखा है विज्ञान की वो भौतिक विज्ञान है, जिसको कहते हैं फिजिक्स, ठीक है ना। दूसरी आ जाएगी अपन की रसायन विज्ञान। क्या आ जाएगी, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, और इसको कहते हैं अपन केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, इंग्लिश में केमिस्ट्री, ठीक है ना। और तीसरी है अपन की जीव विज्ञान, ठीक है। अब इनकी थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है ना। जीव विज्ञान, और इसको कहते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन पदार्थों के कौन से गुणों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के बाह्य गुणों का अध्ययन किया जाता है। उसका आकार कितना है, उसका भार कितना है, उसके अंदर एनर्जी कितनी है, तो पदार्थों के बाह्य गुणों का, लंबाई वगैरह, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बाह्य गुणों का अध्ययन किया जाता है, पदार्थों के बाह्य गुणों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और पदार्थों से रिलेटेड या संबंधित जो ऊर्जाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तो विभिन्न प्रकार कार्य करने की क्षमता, ठीक है ना, उनका अध्ययन किया जाता है। ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, और ऊर्जाओं में आपस में जो संबंध होते हैं ना एक दूसरे में, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अपना जो पंखा होता है ना, सीलिंग फैन होता है, तो वो क्या होता है कि लाइट से, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा से वो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा के कारण से हमें हवा की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, ठीक है, एयर की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के बाह्य गुणों का और ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन करते हैं, लेकिन पदार्थों की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं या आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों के आंतरिक गुणों का अध्ययन, ऐसे कह सकते हैं, पदार्थों के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के आंतरिक गुणों का, पदार्थ में अणु, परमाणु वगैरह, तत्व वगैरह, इन सब का अध्ययन अपन केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। तो पदार्थों के संगठन का, है ना, संरचनाओं का, अंदर से कैसा है, कैसी संरचना, जैसे कि जल है तो जल किससे मिलकर बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है या तत्व है, ठीक है ना, तो H2O इस तरह से मिलकर बना हुआ। तो इस तरह की बातें अपन रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है भाई, सजीवों का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है, सजीव। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है, जितने भी सजीव प्राणी है जिनके अंदर जान होती है, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, जीव विज्ञान। विज्ञान की वे शाखा जीव विज्ञान कहलाती है, जिसके अंतर्गत हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। और सजीव भी 2 प्रकार के होते हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे और प्राणी, ठीक है ना, ये सजीव है। तो 2 शाखाएं आ जाती है इसकी। एक तो आती है प्राणी विज्ञान, जिसे अपन जूलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी, ठीक है। और एक होता है वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, ठीक है ना, जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता है और पादप भी सजीव होते हैं, ठीक है ना। ये टोटल ओवरऑल दोनों सजीव हैं, ठीक है ना, बॉटनी, ठीक है। तो इन दोनों का अध्ययन अपन करते हैं किसके अंतर्गत, जीव विज्ञान के अंतर्गत। प्राणियों का भी अध्ययन किया जाता है और पादपों का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए
आगे देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।